हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और डिफरेंट ईयर के हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग को पेपर देखना है, जैसे थंबनेल से आप देखे भी होंगे, 2015 का जून का सेकंड पेपर। तो आप जानते हैं कि पहले सेकंड पेपर, थर्ड पेपर कॉमर्स का होता था, जिसमें फर्स्ट सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते थे और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन 3 घंटे में करने होते थे। इस प्रकार से कंप्लीट होता था और उसी जर्नी के अनुसार हम पढ़ रहे हैं और 2018 तक ऐसे ही पेपर रहा है। अब क्या हुआ 2018 के बाद कि धीरे धीरे चेंज हो गया और अब क्या होता है, फर्स्ट पेपर जो कॉमन होता है, कंपलसरी होता है सभी के लिए, वो देना होता है और एक सेकेंड पेपर अपना सब्जेक्टिव होता है। तो उसको भी आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग यहाँ पर पेपर देखना है, प्रीवियस पेपर कंटिन्यूसली हम वॉच भी कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए वीडियो को, जो नीडी हो उसको शेयर कर दीजिए, ओके। क्योंकि मेरा काम तो पढ़ाना है, ओके। मैं तो चाह रहा हूँ 2 लोग भी देख रहे हैं तो मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी में क्लास चल रही है, अगर 10 लोग भी पढ़ने आ रहे हैं तो पर्याप्त है, क्योंकि सब लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं। सबको क्या चाहिए कि आराम से पास हो जाएं, आराम से नंबर मिल जाए, फिर बाद में कहें कि हम बेरोजगार हैं, यही सब कहना है, ओके। या जो ज़्यादा कहानी बता रहा है या ज़्यादा इधर उधर बता रहा है, उसी का वीडियो देखना है, उसी का चीज़ें देखनी है, और वो कुछ यूजफुल होता नहीं है, वो जो है यूजफुल नहीं होता है, आप जानते हैं। तो इसलिए आप लोग देखिए, जितना लोग देख रहे हैं बढ़िया से देखिए, रिस्पॉन्स करिए, मेरा यही उद्देश्य है। एक लोग देख रहे हैं, एक लोग बढ़िया से देखिए, इसका यूज करिए, आगे बढ़िए, तब भी हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत लोग देखें, देख के बताएं कि क्या पढ़ाना है, क्या, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। आप पढ़िए, 2 लोग देख रहे हैं 2 लोग अच्छे से देखिए, 3 लोग देख रहे हैं 3 लोग देखिए, 300 लोग देख रहे हैं 300 लोग देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि हम लोग क्वांटिटी पे ध्यान नहीं रखते, क्वालिटी पे ध्यान रखते हैं। 10 लोग देखें, अच्छे से देखें। देखिए ये जो पेपर है जून 2015 का सेकेंड पेपर है, ओके, जो हम लोग देख रहे हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट इज, ये कब है? नॉस्डैक है। नॉस्डैक इलेक्ट्रॉनिक बाजार का प्रथम है और इसकी स्थापना 1971 में हुई और 1900 ये जाके 92 में ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जाके विलय हो गया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में विलय हो गया, ओके, ये ध्यान रखना है, राइट। तो ये क्वेश्चन था जो कि आप लोग देखें। नेक्स्ट है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसके द्वारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई जारी किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट पे लिटरेसी, ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके, एक्सपेक्टेंसी, और जो जेंडर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको भी देखी जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, लिटरेसी हो गया, और इकोनॉमिक कंडीशन भी, कि इकोनॉमिक कंडीशन, जेंडर, ये किस प्रकार का होता है, ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से देखी जाती है यूएनडीपी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्टाइल ऑप्शन कंपेयर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अमेरिकी स्टाइल ऑप्शन। ऑप्शन जानते हैं 2 प्रकार के ऑप्शन होंगे, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सुने भी होंगे, जो लोग ये देख रहे होंगे निश्चित रूप से सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे तो कम से कम शॉर्ट वीडियो में तो निश्चित रूप से देखे होंगे। ये कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। कॉल किस लिए है? परचेज करने के लिए, ओके, और ये किसके लिए है? सेल करने के लिए। पहला तक क्लियर ही समझ लीजिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इस बात का है, अधिकार आपके पास है, ऑप्शन है कि हम एक स्पेसिफाइड डेट पर डिफरेंट सिक्योरिटीज या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को हम इस रेट पर परचेज करेंगे, ये ऑप्शन है। और पुट ऑप्शन में ये है कि हम एक फ्यूचर के स्पेसिफाइड डेट पर, स्पेसिफाइड क्वांटिटी में, स्पेसिफाइड प्राइस पर हम सेल करेंगे, इसी का एग्रीमेंट है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बेसिकली जो फंडामेंटल चीज़ है उसको समझिए। ये ऑप्शन जानते हैं इंडिया में भी हो रहा होगा, अमेरिका में भी हो रहा होगा, भारत, सॉरी, लंदन में भी हो रहा होगा,
तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, अमेरिका और यूरोप। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, लंदन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब चीज़ों में, और अमेरिका में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देखिए, सिंपल सी बात ये है कि जो ये ऑप्शन का बायर हो या सेलर हो, जो भी कोई हो, ऑप्शन का यूज करने के आधार पर अंतर है। जो यूरोपियन मार्केट है, यूरोपियन, इसके साथ क्या है कि जो सर्टेन डेट है, सर्टेन डेट, सर्टेन प्राइस, सर्टेन क्वांटिटी पर ही आप सेल एंड परचेज कर सकते हैं। निश्चित डेट, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को ही ट्रांजैक्शन होगा, उससे पहले नहीं होगा। ओके, लेकिन अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में ये नहीं है। अब क्या है, वहाँ पर भी 25 दिसंबर होगा, यूएसए में भी, लेकिन 25 दिसंबर से पहले कभी भी, 25 दिसंबर के बाद कभी भी नहीं, 25 दिसंबर के पहले आप कभी भी इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और यही एज इट इज इंडिया में भी है। इंडिया में भी कोई ऑप्शन यूज कर रहे हैं, तो जो डेट आपको मिली हुई है कि 25 दिसंबर तक आपको इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो उससे पहले आपको जब भी लगे कि हमारे ऊपर कंडीशन फेवरेबल चल रहा है, अभी से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा या नुकसान हो सकता है, तो आप उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, और उस एग्रीमेंट से बाहर आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए दोनों में अंतर यही है, राइट। तो समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो आपको एक सेकंड में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन कंपेयर टू यूरोपियन स्टाइल प्रोवाइड मोर फ्रीडम टू ऑप्शन होल्डर्स इन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। एक्सरसाइज प्रयोग करने का ऑप्शन का है, एक्सरसाइज करना। तो सही बताया, यूरोपियन से अमेरिका में ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, एक डेट को हो सकता है उस मार्केट गिर जाए तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं। लेकिन यूएसए में, इंडिया में क्या है कि जो डेट दे दे उससे पहले जब आपको लगे, 25 तारीख है आज, मान लीजिए 15 तारीख है, आज ही यूज कर लीजिए, 16 तारीख यूज करिए, 18 तारीख यूज करिए, जब चाहे आप यूज कर लीजिए। तो फ्रीडम है कि नहीं, तो इसी पे बताया जा रहा है कि फ्रीडम है, राइट। नेक्स्ट है, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली स्पेसिफाइड डेट व्हिच जनरली द एक्सपायरेशन डेट। जो एक्सपायरी डेट है, जो 25 दिसंबर में बताया था, एग्जाम्पल लिया था, 25 दिसंबर को एक्सपायरी डेट को ही होगा। तो क्या मैं अमेरिकन ने बताया था, नो। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यूरोप। ओके, यूरोपियन मार्केट में, ओके, यूरोपियन मार्केट में होता, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखे रहिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है, राइट। नेक्स्ट है, द की स्ट्रेटजी बिहाइंड एक्वायरिंग ए कंपनी इज टू क्रिएट शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो सही बात है कि जो शेयर होल्डर है उनकी वैल्यू प्रदान करना ही स्ट्रेटजी है। ओके, नेक्स्ट है, conglomerate is a merger between two companies that have common business areas। तो कॉमन बिजनेस एरियाज को नहीं कहा जाता है, ओके, इसको कंग्लोमरेट नहीं कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तीन चीज़ें होती हैं, एक वर्टिकल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, ओके, हॉरिजेंटल मर्जर, हॉरिजेंटल मर्जर, और एक ही कॉन्ग्लोमेरेट वाला है, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। तो ये कॉन्ग्लोमेरेट है, ये वाला। इसके साथ क्या है, जब रॉ मटेरियल के मर्जर करेंगे, रॉ मटेरियल के लिए एक एग्जांपल बस याद रखिएगा, रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल पेपर बनाने वाली कंपनी, पेपर मेकर कंपनी जाके कर ले जो रॉ पेपर बनाते हैं, ओके, या ये जो है, जो बुक पब्लिशर, बुक पब्लिशर, इनसे जाके मर्जर कर ले। जैसे कोई बुक पब्लिशर है, वो जाके पेपर मेकर जो पेपर बनाते हैं उनसे मर्ज कर ले, तो इसको कहा जाएगा वर्टिकल। ओके, कि डीप जा रहे हैं, एक ही बिजनेस है लेकिन उसी से रिलेटेड। जैसे कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई क्लॉथ वाली है, तो क्लॉथ वाली जाके कॉटन से कर ले, जो कॉटन बनाता हो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जाके क्लॉथ वाले से कर ले, तो ये वर्टिकल, वर्टिकल कहा जाएगा, राइट। हॉरिजेंटल क्या कहा जाएगा, जब दो प्रकार के बिजनेस हैं, जैसे एग्जांपल के लिए फेसबुक, व्हाट्सअप, ये दोनों एक प्रकार के बिजनेस हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं,
तो जब इस प्रकार का मर्जर होगा इसको हॉरिजॉन्टल मर्जर कहा जाता है। ओके, कि जब दो लोग एक ही जैसे, मान लीजिए कि टाटा के जैसे वोडाफोन और आइडिया एक हो गया, तो वोडाफोन आइडिया को एक साथ कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल मर्जर। वो भी एक बिजनेस था, ये भी एक बिजनेस था, उसी नेचर का था, तो उसी नेचर को जो कहते हैं तो हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, राइट। और कॉन्ग्लोमेरेट में दोनों अलग अलग, मान लीजिए कि कोल कंपनी कर ले कार वाली कंपनी से, ओके। मान लीजिए कि कोई क्लॉथ वाली कंपनी है, कपड़ा बनाने वाली, वो कर ले सीमेंट बनाने वाली कंपनी से, उसको कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर समझ गए होगे कि ये गलत हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी, देखिए फिजिकल पॉलिसी क्वेश्चन की थोड़ी है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बजट पेश किया जाता है उसी को फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है, राइट। इसका डेफिनेशन क्या है, बजट इज ए न्यूमेरिकल प्लान। ये बचपन से आप लाइफ टाइम याद रखिए, बूढ़े होने तक, कि कोई पूछे बजट क्या है, बजट इज ए न्यूमेरिकल प्लान। अगर आपसे कोई डिटेलर पूछता है तो बजट इज ए न्यूमेरिकल प्लान मेकिंग फॉर फ्यूचर टाइम इन सर्टेन टाइम। ओके, फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है, सर्टेन टाइम के लिए किया जाता है, निश्चित टाइम के लिए, सर्टेन फ्यूचर टाइम्स। ओके, बजट जो गवर्नमेंट की तरफ पेश किया जाता है उसी को फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है गवर्नमेंट का। तो ये समझिए इक्वल चीज़ है, अगर कॉमन सेंस में नहीं यूज किया जा रहा है तो बजट और फिजिकल पॉलिसी एक चीज़ है। ब्रॉड लेवल पर नहीं, नैरो लेवल में सोचना है। तो ओके, तो बजट तो भाई हमारा भी बजट हो सकता है, तो गवर्नमेंट थोड़ी मैं हूँ, लेकिन बजट हो सकता है, लेकिन बजट एक सेंस में इसी में यूज किया जाता है फिजिकल पॉलिसी में। इसमें मुख्य रूप से 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर, इनकम, ओके, फिर इसका डिफिसिट और इसका टैक्सेशन। ओके, ये सब चीजें इसमें होती हैं। अब यही 4 चीजें, इसका मतलब क्या है कि बजट में एक्सपेंडिचर होगा, नेक्स्ट ईयर कितना एक्सपेंडिचर करना है, इनकम होगा, नेक्स्ट ईयर कहाँ कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ कहाँ से टैक्स लगाएंगे, डिफिसिट घाटा, और घाटा किस प्रकार से पूरा करेंगे, मैनेजमेंट भी आ सकता है। ओके, और टैक्सेशन की रेट भी आएगी कि जब बजट पेश होगा तो जैसे इसमें श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, तो निर्मला सीतारमण जी कब देखते होंगे टैक्स रेट भी बताती होंगी, इस बार ये टैक्स लगेगा, ऐसे लगेगा। ये चारों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो अब आप देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिफिसिट फाइनेंसिंग, टैक्सेशन। ओके, तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ कौन है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसी से आप सही कर लेंगे। डिफिसिट मीन्स कि इसको दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा, तो अलग अलग बजट्स होते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर है तो इनकम है तो कितना है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, तो ये अलग अलग होते हैं। एक्सपेंडिचर डिफिसिट क्या है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, टोटल डिफिसिट क्या है, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जो कभी आगे नेक्स्ट में आएगी तो देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। देखिए बजट 2 टाइप से होंगे कॉमनली, स्टैटिक बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के स्तर पर दी जाएगी। 20% प्रोडक्शन होगा तो क्या कॉस्ट आएगी, 40% प्रोडक्शन होगा तो क्या कॉस्ट आएगी, 100% प्रोडक्शन होगा तो क्या कॉस्ट आएगी, इसको फ्लेक्सिबल बजट कहा जाता है, राइट। और जिस मान लीजिए कि आप बजट बना रहे हैं कि 100 लोग यदि खाना खाएंगे हमारे यहाँ तो कितना लाख रुपये लगेगा, 200 लोग खाना खाएंगे तो कितना लगेगा, 300 लोग खाएंगे तो कितना लगेगा, तो इसी को फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं, उसी बजट को फ्लेक्सिबल कहता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, एक फ्लेक्सिबल बजट इज कंसिडर्ड ओनली वेरिएबल कॉस्ट, स्टैटिक बजट कंसिडर्ड ऑल कॉस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। Flexible budget is follow and management latitude in meeting goals, whereas static budget is based on the fixed standard. No, flexible budget is applicable for a single department only, but a static budget for entire production facility. ऐसा कुछ नहीं है। A flexible budget can be prepared for any production level with relevant range, but static budget is based on the one specific level. तो यहाँ पर specific level production, तो यहाँ जो प्रोडक्शन यूज किया जा रहा है वही मैंने क्या यूज किया था, पीपल को खाना खाने डाला। ओके, ये खाना खिलाने के लिए, जिससे खाना खिलाना प्रोडक्शन तो एक ही चीज़ है, एक तरह से देखा जाएगा ना, उसमें भी खर्च होगा, प्रोडक्शन में भी खर्च होगा। तो जब आप प्रोडक्शन की जगह पीपल को आप भोज लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप रेलिवेंट, देखिए इसमें क्या है, प्रोडक्शन लेवल विथ ए रेलिवेंट रेंज। तो रेंज आप देखते हैं 100 पे कितना होगा, 200 पे कितना होगा, 300 पे क्या होता है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है, फ्लेक्सिबल कहा जाता है। और जब आप
स्पेसिफिक कर देते हैं कि नहीं इतने लोग हैं, इतने लोग किराना, तो ये फिक्स बजट से है। ओके, नेक्स्ट है ए रिटायरिंग पार्टनर्स कंटिन्यूज अ बिलाइबल ऑब्लिगेशन इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। यहाँ पूछा जा रहा है कि मान लीजिए 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं कोई पार्टनरशिप में, और पूछा जा रहा है कि वो पार्टनर रिटायर भी हो गया है, फिर भी वो कब तक लाइबल हो जाएगा। तो उसका सिंपल से एक लाइन याद रखिएगा, जब तक कि आप एक प्रतिष्ठित जर्नल में पेपर में सूचना नहीं दे देंगे, ओके, तब तक ये माना जाएगा कि आप लाइबल हैं। क्योंकि सबको पता होना चाहिए ना कि आप इसके पार्टनर नहीं रहे हैं, तो आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा, कोई आपसे इच्छा नहीं रखेगा, आपके आधार पर कोई उसमें बिजनेस नहीं करेगा, ये बिजनेस करेगा, सब कुछ देखते हुए करेगा। ओके, तो यहाँ पर इफ़ अनपेड अमाउंट नो, इफ डज नॉट गिवन पब्लिक नोटिस, तो ये क्या है, पब्लिक नोटिस। तो जो आप पब्लिक नोटिस में क्या होगा, न्यूज़पेपर में आप दीजिए, कहीं ना कहीं आप दीजिए कि हम अब यहाँ के पार्टनर नहीं रहे, तो आपको मान लिया जाएगा कि आपने छोड़ दिया है। नहीं अगर बोलेंगे तो समझ लीजिए कंपनी में कोई भी चीज़ होगा पार्टनरशिप में, आप लाइबल ठहराए जाएंगे, क्योंकि आपने नोटिस ही नहीं दिया है, लोगों को पता ही नहीं है। इन व्हाट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट इज शो इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। देखिए बैलेंस शीट एसेट्स है, एसेट की सिंपल से समझिए, जो एसेट्स साइड होती है आप जानते हैं इस प्रकार से बजट प्रिपेयर होता है। ओके, और मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए कि लाइबिलिटी हो गई, ओके, लाइबिलिटी, ये एसेट्स, ओके, ये अमाउंट। जो ये सीक्वेंस होता है ऐसे समझिए कि फिक्स्ड लाइबिलिटी टू शॉर्ट लाइबिलिटी होती है, शॉर्ट टाइम लाइबिलिटी, शॉर्ट टाइम लाइबिलिटी, राइट। और ये भी फिक्स्ड एसेट्स टू शॉर्ट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स। और इसको रेफरेंस में ये तो आप समझ गए कि पहले फिक्स्ड और शॉर्ट सब क्या समझ रहे हैं। फिक्स्ड मीन्स कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, सपोज यहाँ मान लीजिए यहाँ बिल्डिंग है आपकी, ओके, और एक आपके पास बैंक में पैसा जमा, बैंक में कैश जमा है, या आपके पास कैश है, ओके। अब तीनों को ऑर्डर लगाना हो, सपोज दैट कि आप लिक्विडिटी फॉर्म में बैलेंस शीट में कैसे होगा, तो आप समझिए कि बिल्डिंग पहले आएगा। क्यों? क्योंकि इसको कैश में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो पहले आ जाएगा। अगर इसमें देखना हो कैश और बैंक में जमा है पैसा, उसमें कौन पहले लिया जाए, तो बैंक वाला पहले आ जाएगा दूसरे पे, कैश उसके तीसरा पे आएगा, क्योंकि कैश को तो कन्वर्ट करना ही नहीं है, कैश तो अपने में कैश है। तो इसका मतलब कि बैंक वाला पहले लिखेंगे, कैश वाला बाद में लिखेंगे, तीनों में लिख समझिए, तीनों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, समझ जाएंगे कि पहले बिल्डिंग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बिल्डिंग लेट से कन्वर्ट होती है पैसे में। बैंक क्यों लिखेंगे उसके बाद? क्योंकि बैंक भी थोड़ा लेट लग सकता है, 2-1 घंटे। कैश में कोई लेट नहीं, तो इसलिए लास्ट में लिखेंगे। तो इस सीक्वेंस में आप इसको भी लिखते हैं। लाइबिलिटी भी है तो जो बहुत देर के बाद देनी है, जैसे इक्विटी है और एक बैंक से लोन लिए हैं, ओके। और मान लीजिए कि एक कोई लाइबिलिटी है, कोई शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी है, तो ये इसी सीक्वेंस में होगा। इक्विटी को सबसे लास्ट में पैसा दिया जाता है, बैंक लोन को उसके बाद देंगे, और शॉर्ट लोन कोई लिए है तो उसको और पहले देंगे। तो इस सीक्वेंस में इसको नोट भी किया जाता है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को कोई भी आएगा तो सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, कैश, फर्नीचर एंड फिटिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर डिवेंचर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैश में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? सबसे लेट से उसको पहले रखना होता है। तो फर्नीचर यदि आपके पास है, कोई मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके पास फर्नीचर है, तो क्या बेच कितना जल्दी पैसा ला पाएगी? क्योंकि वो तो कंपनी काम नहीं कर रही है ना। काम तो मान लीजिए कि उसके पास हो सकता है कोई कंपनी काम कर रही हो सकता है कि वो कॉपी पब्लिश कर रही हो, बुक पब्लिश कर रही हो, और वो फर्नीचर रखी है। फर्नीचर कैसे कन्वर्ट कर सकती है? नहीं। इसका मतलब ये फर्स्ट पे हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट फोर्थ, इन्वेस्टमेंट, शेयर एंड डिवेंचर। यदि आप शेयर और डिवेंचर इन्वेस्ट किए हैं, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में शेयर एंड डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो उसके बाद दूसरा पे आ जाएगा, ओके। फर्स्ट पर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स कि जिसे बीपी और बीआर सुने होंगे ना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल की बात करें, कहीं से पैसा मिलना है, उधार है, ऐसे समझिए उधार। तो आप जानते हैं कि पहले उसके बाद डिवेंचर आएंगे, डिवेंचर से पैसा लेना इतना आसान है नहीं ना। ये शेयर से पैसा इतना आसान से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, 2 दिन तो लग ही जाएगा, 3 दिन। उसके बाद उधार होगा, तो उधार भी हो सकता है कि लेट से मिले थोड़ा, ओके। उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद ये हो गया, उसके बाद क्या आ गया, कैश आ गया। कैश सबसे लास्ट में आएगा, ओके, क्योंकि कैश सबसे लिक्विड है, कैश तो हाथों में है, जब चाहे तब यूज कर लीजिए। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो पहले एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करिए। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,20,000। द स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल से क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज स्टॉक से किया जाता है, एवरेज स्टॉक, ओके। और अब क्या है कि एवरेज स्टॉक का फार्मूला नोट करिए, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा, 55, ओके, 55 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 2,20,000 में 2,20,000 में 55,000 से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। सिंपल, इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स एवरेज स्टॉक। देखिए इसी का फ्रेम दिया गया है, सेलिंग प्राइस 25%। अब देखना है कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। अब देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, स्टॉक, तो इसी फॉर्मूला को यूज करिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ओके। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, 6 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देंगे। एवरेज स्टॉक दिया है 8,000, ओके। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा 48,000, हो जाएगा कि नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 48,000। अब दिया है कि सेलिंग प्राइस 24% एवं कॉस्ट है, तो ये कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताया जा रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है एवं कॉस्ट का है 25%, तो इसका 25% कैलकुलेट करिए, तो कितना आ जाएगा, 12,000, ओके, 12,000। अब क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 60। अब 60 देख लीजिए, यहाँ पर 60 ऐड कर देंगे, राइट, 60 आ गया। अब प्रॉफिट पूछा जा रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, तो 60 टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, ये 12,000 रुपये क्या है, प्रॉफिट है, राइट, क्योंकि कॉस्ट 60,000 हो गया, 48,000 कॉस्ट आ गई, तो 12,000 क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट, राइट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और देखिए ये बार कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अब ये तो इस बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग इसका मतलब देख नहीं रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, यूनिट डिमांड के साथ, सीधी बात, जहाँ यूनिट है तो ये क्या होगा, इक्वल ऑफ द प्राइस डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, वेरी प्राइस इलास्टिसिटी, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इक्वल यूनिटी, इक्वल यूनिटी के बराबर होगा, सिंपल सा ऐसे। अब बता रहा नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ओके, ऐसे। तो जब ये इक्वल हो जाता है, इसी को रेक्टेंगुलर कहा था आयत, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसी को इक्वल मीन्स ये इक्वल तो ये इक्वल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आयताकार, ओके। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ए परफेक्ट कंपटीशन फर्म विल बी अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑपरेट्स एंड आउटपुट लेवल वेयर। कब करती है, मार्जिनल कॉस्ट इज द मिनिमम, नो, एवरेज कॉस्ट इज द मिनिमम, नो, बोथ मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मिनिमम, नो, मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो हायर होनी चाहिए एवरेज कॉस्ट से, तब जा करके ये आप एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, राइट, ये ध्यान रखे रहिए। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। नॉर्मली ये प्राइस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट राइट, राइट सही है कि डाउनवर्ड करती है,
लेफ्ट टू राइट। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज सेम, नो सेम, ये सेम नहीं है, यही आपका ऑप्शन गलत है। क्योंकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है कि मितव्ययिता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक कुकर है, एग्जाम्पल छोटा सा मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके पास कुकर एक है, आप 2 लोग खाना बनाएंगे उतना ही टाइम लगेगा, 3 लोग बनाएंगे उतना ही लगेगा। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, लेकिन अब तो ऐसे थोड़ा 10 लोग बनाएंगे तो भी उतना लगेगा, ऐसे तो लगना नहीं है। तो इसलिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक मशीन है, मशीन 1000 प्रिंट निकाल सकती है, लेकिन आप डेली उसका 500 यूज कर रहे हैं। अगर 500 और यूज करेंगे तो उसी को इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहा जाता है। और इकोनॉमिक ऑफ स्कोप जानते ही हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से है, तो वितरण है, उपभोग है, उत्पादन है, उद्योग है, सब है, तो ये अलग चीज़ है। ओके, और फॉर नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्टिमाइजेशन इक्वली बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज नेसेसरी कंडीशन बट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। ओके, ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिनोट्स आउटपुट रिलेशनशिप ड्यूरिंग द शॉर्ट रन। तो ये निश्चित है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और यहाँ पर अगर देखिए, अगर फिफ्थ ऑप्शन चेंज करना हो और समझिए इसके आधार पे, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ओके, और यहाँ पर दिया हो आगे, यहाँ तक पूरा दिया हो, यहाँ तक। ओके, रिलेशनशिप ड्यूरिंग यहाँ तक पूरा दिया हो, लॉन्ग रन। ओके, लॉन्ग रन तो भी सही हो जाएगा। तो देखिए इससे ये पता चल गया कि चाहे ये दिया हो शॉर्ट टर्म रन में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखा जाता है, एक उद्योग के जो श्रम है उसको चेंज करके इफेक्ट, और लॉ रिटर्न टू स्केल अगर आ जाता है तो यहाँ पर लिखा होता है इन शॉर्ट लॉन्ग रन में, तो भी ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिए ताकि नेक्स्ट कभी आए तो आप जानते रहिए। रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन के लिए होता है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के लिए होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल relationship between price of one commodity and demand for other commodity is scheming the cream policy and pricing rigidity। प्राइस रिजिडिटी अनियमितता। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स ये होगा ओलिगोपोली यूटिलिटी होती है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अदर कमोडिटी, ये क्या हो जाएगा, पायनियर प्राइसिंग। शुरुआत में रिलेशनशिप होती है किसमें, डिमांड एंड कमोडिटी प्राइसिंग में, राइट। नेक्स्ट का स्कीमिंग द क्रीमिंग पॉलिसी, ये है क्रॉस डिमांड में, राइट। और प्राइस रिजिडिटी किसमें होती है, कार्डिनल अप्रोच। ओके, कार्डिनल अप्रोच में प्राइस रिजिडिटी होती है। इसको कैसे लिखेंगे, P माइनस 12 डिवाइड बाई 0.3, 0.3 क्यूएस के मल्टीप्लाई में जा रहा है, डिवाइड में। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको देखिए माइनस आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे जब 75 करेंगे तो 40 40 माइनस P डिवाइड बाई 0.4 आ जाएगा। क्योंकि ये जब माइनस को हटाना है तो जब आप इसको इन्वर्स कर देंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ओके, क्योंकि आप जानते भी होंगे। अब क्या करना है, इसको अपने में मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0.4P माइनस 4.8 इक्वल टू, इसी से मल्टीप्लाई करिए, 12 प्लस 0.3P। ओके, अब क्या करना है, अब इसको इस साइड लाइए, 0.4P उसको माइनस, जानते हैं ये क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या था, हाँ ये माइनस ही है, राइट। इससे प्लस हो गया 3P इक्वल टू 12 प्लस, ये इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 4.8, ये क्या है 7P इक्वल टू 6.8, ये पॉइंट है जानते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, हटा देंगे अगर दोनों सटन होगा तो 168 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 24। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। किस प्रकार से हुआ है, इसको बस यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बार फिर समझ लीजिए। ये इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम दिया है ना, परफेक्टली कंप्यूटेशन इक्विलिब्रियम है, इक्वेशन है सप्लाई डिमांड का, तो इक्विलिब्रियम होता है, तो ये इसको हटा देना है। लेकिन ये मल्टीप्लाई में इसके साथ है, इसीलिए इसके साथ डिवाइड में हो रहा है, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जा रहा है। P माइनस 12 इस साइड इससे किया जा रहा है, इसको कन्वर्ट करने के लिए। ओके, जैसे इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करना है 12, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 0.3। अब इसको देखिए, इसको क्या करना है,
आप जानते हैं कि p-40 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। ओके, ये परेशान करेगा हमेशा, तो इसको क्या करना है, परेशान को हटाने के लिए इसको 40 -p कर देना है, इसका इन्वर्स कर देना है, चेंज कर देना है साइन। ये क्या हो जाएगा, इस साइड आके 0.4 हो जाएगा, राइट। और इसके बाद आप इससे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इससे इससे कर दीजिएगा, उसका सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। तो ये से क्विक बुक, सेज 1, सेज 50, सेज एम नहीं है, राइट। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज कैलकुलेट प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर 6, 7, 4, 5 याद रखिए, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर इसको हटा दिया जाता है, एक इसका फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड एरर का, स्टैंडर्ड एरर। ओके, ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो जाएगा, (1-r²√n). ओके, और ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है नहीं जो मुझे बताना है, नहीं तो मैं बता देता है। ओके, सब ऐसे ही दिया गया है। नेक्स्ट है, इफ द पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मीन्स अलग अलग, सिंपल सा, अलग अलग या विजातीय, राइट, विजातीय है, अलग अलग है, तो फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट। कौन सा मोर अप्रोप्रिएट होगा, देखिए जब विजातीय होता है तो ऐसा कुछ बनाया जाता है कि यहाँ से भी सैंपल ले ले, यहाँ से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले, यहाँ से ले, या स्टेज में डिवाइड कर दें, कुछ ऐसा कर दें, स्तर में डिवाइड कर दें, तभी सबका पॉपुलेशन आ जाएगा ना, कि इसके से भी, इससे भी, इससे भी आ जाएगा। सीक्वेंशियल, ये कोई सैम्पलिंग होती नहीं है। डबल सैम्पलिंग, ये कुछ नहीं होती है। कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटाफाइड में क्या होगा, स्तर डिवाइड कर देंगे। स्तर मीन्स एग्जाम्पल ले लीजिए तो आपको इजी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 10th पास का आपको, देखिए हमेशा मैं क्यों एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट रखेंगे तो कॉन्सेप्ट जीवन भर के लिए क्लियर रहेगा। 10th पास में आप जानते हैं कि जो होंगे यूपी बोर्ड, ओके, बिहार बोर्ड या जो भी स्टेट बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड, फिर हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड, ओके, और कोई बोर्ड हो तो ले लीजिए, ओके, अलग अलग बोर्ड लेंगे। इसमें भी अलग अलग, सीबीएसई बोर्ड में भी अलग अलग डीपीएस है, अलग अलग क्रिश्चियनिटी वाले हैं, जो जी जंक्शन टाइप वाले हैं स्कूल, उसको भी आईसीएसई भी हो सकता है। यूपी बोर्ड में अलग अलग हैं, आरएसएस कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज है। तो अब क्या करेंगे, इसमें प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी, आरएसएस का भी, एंग्लो बंगाली वाला भी सब ऐड करेंगे। सीबीएसई में वैसे करेंगे कि प्राइवेट वाले कितने हैं, कितने सीबीएसई से जुड़े हैं, कितने नहीं जुड़े हैं, इस आधार पर जरूरत, इसी को स्ट्रेटिफाइड किया जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्तर में डिवाइड किया जा रहा है कि कुछ यहाँ से सैंपल लेंगे, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, तो सबका रिप्रेजेंटेशन फिक्स रहेगा, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल नॉट करेक्ट, करेक्ट करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहा जाता है जो वेल शेप्ड कर्व हो, वेल शेप्ड कर्व, ओके, वेल शेप्ड कर्व, ओके, घंटी के आकार की। यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 3, नो 1, ईपी मेस्टोक्रेटिक, राइट, मेसोक्रेटिक होता है। तो मेसोक्रेटिक ध्यान रखिए, 3 चीजें होती हैं, मेसोक्रेटिक, तो ये मेसोक्रेटिक हो गया। अब लेप्टोक्रेटिक समझिए, लेप्टोक्यूरिटिक, ओके, ये कैसे होता है, ऐसे लंबा हो जाए तो लेप्टोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक हो गया, लेप्टोक्रेटिक हो गया, और प्लेटोक्रेटिक, प्लेटिक्यूरिटिक, ओके, ये कैसे हो जाएगा, सोया हुआ है, तो समझ गए। और ये कैसे होगा, ऐसे नॉर्मल तरीके से घंटे के आकार पे। तीनों अंतर समझ गए, तो इसका मतलब कि ये भी सही है। नेक्स्ट, मीन डेविएशन फॉर इट इज 2, 3, ये भी सही है। इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5 मीन डेविएशन 6 क्वार्टाइल डेविएशन। इसको लाइफ टाइम याद रखिए, इससे कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा तो सही हो जाएगा। जैसे मीन डेविएशन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, यहाँ से ले लीजिए, इसकी बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है, ओके।
यहाँ पे 4 स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके मीन डेविएशन किया जा रहा है बात। तो यहाँ पर देखिए ये गलत नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या सही होना चाहिए था, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 4 और डिवाइड 5 होना चाहिए था, तो सही हो जाता है। ओके, जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होगा, तो इसको 5 मीन डेविएशन 4 स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से उसको बट्टे में कर लिया जाता है, राइट, तो सही हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत। कवर्स 94 पॉइंट सही है। ओके, तो 2 है तो 94.45 कवर होगा। 1 हो जाए जैसे ये म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें क्या होगा 68.43 कुछ ऐसे होता है। ओके, और यदि म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाए तो क्या होगा 99.73 कवर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जगह अगर यहाँ मान लीजिए 3 होता है तो ये वाला हो जाता है, यहाँ पर बस यहाँ कुछ ना होता ये वाला हो जाता सही, राइट। मीन मीडियन मोड इक्वल होता है, नो प्रॉब्लम। द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंस हैज बीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0, तो ये नहीं होता है। तो ये और ये गलत है, 1/3 और 6, तो 1/3 जो भी 6 होगा गलत, राइट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। बोथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव सेम साइन, अरिथमेटिक मीन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज मोर देन द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बोथ ओरिजिन एंड स्केल, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द स्क्वायर नीड टू बी रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ द बोथ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन स्केल से नहीं होता है, तो ओरिजिन स्केल समझ लीजिए कि व्हाट इज ओरिजिन एंड व्हाट इज स्केल। ओरिजिन मीन्स प्लस और माइनस, सॉरी प्लस और माइनस, और स्केल मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड। एक एग्जांपल समझिए तो आप समझ जाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आप कैलकुलेट किए, ओके, जानते हैं इसमें एक्स भी होते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का। यह पूछा जा रहा है कि यदि ओरिजिन मीन्स प्लस और माइनस सभी में कर दिया जाए, कांस्टेंट कोई ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए सभी एक्स है, इसमें 10 प्लस कर दिया जाए, 10 प्लस सभी में, या 10 माइनस कर दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। या उसका स्केल ये सभी में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या 10 से सभी भाग दे दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके स्थान पर ये शब्द यूज होता है। अगर इसके स्थान पर यूज होता है प्लस माइनस, इसके स्थान पर हो जाता है मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सेम है, समझ रहे। इसके जगह पे ये यूज हो जाएगा, इसके जगह पे ये यूज हो जाएगा, बात सेम है। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल और लीजिए एक, जैसे मान लीजिए आपने मीन किसी चीज़ का कैलकुलेट किया, आ गया 100, और पूछा जा रहा है कि बताइए मीन पे इसका प्रभाव, जैसे यहाँ पर हो जाता है ये मीन पूछा जाता है, सपोज दैट मीन, तो क्या करते, मीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मीन में सेम हो जाता है। ओके, अगर मान लीजिए 10 से प्लस करेंगे तो इसमें 10 से प्लस कर दीजिए, 10 से माइनस करेंगे तो 10 से माइनस कर दीजिए, आंसर वही आएगा। यदि सभी में 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर वही आएगा। यदि सभी में 10 से भाग दिए हैं तो इसमें 10 से भाग दे दीजिए। ये जो जो करना है वही करिए तो आंसर आ जाएगा वो। ओके, और जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा तो और थोड़ा डीप पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मैं डीप पढ़ा नहीं सकता। और देखिए एक चीज़ यहाँ तक समझ गए, कोरिलेशन में क्या होता है। कोरिलेशन में प्लस माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है, सब चाहे 10 घटा दीजिए चाहे 10 बढ़ा दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन स्केल का प्रभाव पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सभी से, कुछ भी आंसर आ सकता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन यहाँ तक समझ गए, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप कैलकुलेट किए और कोरिलेशन मान लीजिए कि कोफिशिएंट जो पूछा, रिग्रेशन कोफिशिएंट मान लीजिए कि आ गया 0.38, और जो भी अंक है इसमें 10 से सब मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये चेंज हो जाएगा। 10 से भाग दे दिए तो भी ये चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि 10 प्लस करेंगे तो यही रहेगा, और 10 माइनस करेंगे सभी में तो यही रहेगा। इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अर्थात यदि इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना हो और तरीके से, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ, ये हटा दिया जाता, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, तो सही हो जाता है।
कि रिग्रेशन कोफिशिएंट स्वतंत्र होता है ओरिजिन से, इसका मतलब प्लस और माइनस से स्वतंत्र होता है, उसको पकड़ नहीं सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता है, ये सही हो जाता है। ओके, और डिपेंडेंट लिख दिया था, डिपेंडेंट, तो इसको यहाँ पर डिपेंडेंट मान लीजिए लिख दीजिए, डिपेंडेंट, तो ये हट जाता है, ये सही हो जाता है। ओके, और इंडिपेंडेंट किसी से नहीं होता है, स्वतंत्र ये तो इससे होगा, और स्वतंत्र डिपेंडेंट, जैसे मान लीजिए कि डिपेंडेंट की बात है, यहाँ मीन हो जाता है, मीन, और यहाँ हो जाता है डिपेंडेंट, तो बोथ से, ओरिजिन और स्केल दोनों पर डिपेंड करता है, क्योंकि उस सबका प्रभाव पड़ता है। राइट, तो अब समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। राइट, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है ही हु कम मैनेज कैन मैनेज एनीथिंग, वह मैनेज कर सकता है, वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। ओके, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, लॉरेंस अप्लाई के द्वारा। ड्यू टू दिस एक्सपेरिमेंट ए फैक्ट्री डज नॉट रिमेन फैक्ट्री इज कन्वर्टेड इज लेबोरेटरी, एक्सपेरिमेंट फैक्ट्री डज नॉट रिमेन फैक्ट्री नहीं हो सकती, ये कन्वर्ट इनटू लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये किसके द्वारा दिया गया, एडब्ल्यू टेलर। राइट, मैनेजमेंट सक्सीड और फेल एज ह्यूमन रिलेशन इन बिजनेस आर इंटेलिजेंट एंड अनइंटेलिजेंटली हैंडल्ड। ओके, ये क्या हो जाएगा, विलियम कॉर्नल के अनुसार। और ए प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स प्लेस, ये किसका है, यूनिटी ऑफ कमांड का है, कि सभी कुछ अपने स्थान पर स्थिर है, ये किसका देखा जाएगा, हेनरी फ्योल का है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक अफेयर्स, सही है। बिग बिजनेस हाउसेज आर रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो एसोसिएटेड इकोनॉमिक अफेयर्स, देखिए मेनली नहीं शब्द है, इकोनॉमिक्स कारण नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बिग बिजनेस, जो बड़े घराने हैं बिजनेस के, वो क्यों ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, तो ये सही बात है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एरिया इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव अंडर MBOR, तो MBO में किस प्रकार से इस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं होगा, और प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस नहीं होंगे, क्योंकि MBO का ऑब्जेक्टिव अंडर एस्टेब्लिश नहीं है। राइट, ओके। नेक्स्ट, और मैं कई बार बता चुका हूँ कि किनके द्वारा दिया गया है, ये सब चीज़ें रिपीट में नहीं करना चाहता हूँ, अनावश्यक टाइम टेकिंग। मैनेजमेंट टू टुमारो, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मोटिवेशन ऑफ वर्क, पर्सनालिटी और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मोटिवेशन और पर्सनालिटी किसकी है, मैस्लो की। द मोटिवेशन ऑफ वर्क, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका है, फ्रेडरिक हर्बर्ज का। मैनेजमेंट इज टुमारो, एल फुरवरी का। मोटिवेशन ऑन पर्सनालिटी, एच मैस्लो का। द मोटिवेशन ऑफ वर्क, फ्रेडरिक हर्बर्ज का। और पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्रिस आर्ग्रेस का। तो इसका करीब पेज पर लिख लीजिए। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण मूर्ति कमेटी रिवाइज, देखिए ये सब कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानते रहे नारायण मूर्ति ने रिकमेंडेशन क्या क्या किया था। अक्टूबर 2000, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर, विसल ब्लोअर पॉलिसी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैंडेटरी टाइमिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब सही है। राइट, विसल ब्लोअर मीन्स क्या होता है, विसल ब्लोअर मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे इसको ग्रामीण भाषा में समझिए, जो भेद बताता हो, ओके, उसी को विसल ब्लोअर कहा जाता है। जैसे कहीं गलती हो रही है तो एक लोग उसमें जो बताएंगे उसी को विसल ब्लोअर कहा जाता है। तो ये गवर्नमेंट का समर्थन है कि जो विसल ब्लोअर होंगे, जिसमें मान लीजिए कोई गवर्नमेंट गलती कर रही है तो उसके अधिकारी जाकर दूसरे बता देंगे, देखिए ये गलती कर रहे हैं, आप लोग तैयार रहिए नहीं तो गलती कर देंगे, तो उनको व्हिसल ब्लोअर कहा जाता है। और ये गवर्नमेंट को संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि इसी से करप्शन कम हो सकता है। कौन चोरी करे कौन बताएगा, तो इससे क्या होता है, लेकिन अब दिक्कत है कि लोग बताते ही नहीं हैं। ओके, अब देखिए यहाँ सर्विस मार्केटिंग जानते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग जो होती है, प्रोडक्ट मार्केटिंग, उसमें 4P होते हैं जो मैकर्थी के द्वारा दिए गए हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। ओके, और जो सर्विस मार्केटिंग जुड़ जाती है तो इसमें पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस हो जाता है। राइट, ये तीनों को, तो इसलिए 7P हो जाती है, इस बात को ध्यान रखें। राइट, नेक्स्ट है ब्लॉक बॉक्स मॉडल मार्केटिंग, रिलेटेड तो किसके लिए है, कंज्यूमर बिहेवियर के लिए।
ब्लैक बॉक्स मॉडल में क्या होता है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, मॉडल कहा जाता है, ब्लैक बॉक्स मॉडल दिया गया है, राइट। उसी मॉडल में, और इसमें क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है कि जिसमें कंज्यूमर हो तो मुझे व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, इनको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं, कितने प्राइस में चाहते हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं, राइट। नेक्स्ट, आइटम कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट डू नॉट इंक्लूड, कौन उसके साथ मतलब कि प्रोडक्ट के साथ यूज नहीं होता है, ओके, नॉट इंक्लूड। गारंटी, जब प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो क्या ऐड होता है, तो गारंटी भी दी जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी हो सकता है, वारंटी भी दी जाती है। गारंटी वारंटी में क्या अंतर है, गारंटी में वापस होता है, वारंटी में बनता है, ऐसे समझिए, सिंपल। नेक्स्ट है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसमें नहीं आता है, प्रोडक्ट, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स कि कौन डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है किसी कस्टमर को, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग में दिया ही जाएगा, टेली मार्केटिंग में दिया जाएगा, ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग में दिया जाएगा, रिटेल में दिया जाएगा। रिटेल से मतलब है, रिटेल मीन्स क्या होता है कि होलसेलर, रिटेलर, तो कहीं और कंपनी होगी होलसेलर, उसके बाद रिटेलर होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर को नहीं मिल रहा है गुड्स, ओके। प्रेस रिलीज ए पार्ट ऑफ, प्रेस रिलीज कर रहे हैं कोई चीज़ तो क्या हो, ये पब्लिक रिलेशन है, राइट। और पीआर का काम है पब्लिक रिलेशन चीज़ें देखना है, राइट। नेक्स्ट है इन कैपिटल बजट टर्म कैपिटल राशनिंग, कैपिटल राशनिंग में क्या होता है, एक चीज बस कैपिटल राशनिंग में ध्यान रखिए कि लिमिटेड रिसोर्सों को मैक्सिमम लोगों को देना राशनिंग है, ओके। जैसे राशन प्रोवाइड किया जाता है, गांव घर में देखे होंगे कोटेदार देते हैं राशन, तो राशन किस दे देता है कि अनाज कम है, जो नीडी है उनको देना, इसलिए राशनिंग शब्द प्रयोग कहता है कि राशन लेने जा रहे हैं, राशनिंग की जा रही है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, कैपिटल राशनिंग मीन्स लिमिटेड फंड को मैक्सिमम यूज करने को ही राशनिंग कहा जाता है, राइट। देखिए जैसे दैट नो रिटेन अर्निंग अवेलेबल, गलत, द लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल इन द इन्वेस्टमेंट, नो एक्सटेंडेड फंडेड रेस्ट, दैट फ्रेश इन्वेस्टमेंट नो, यही वाला सही हो जाएगा, लिमिटेड फंड अवेलेबल इन द इन्वेस्टमेंट। तो लिमिटेड फंड को यूजफुल करने के लिए ही राशनिंग का प्रयोग करता है कि लिमिट लोगों को किस तरह से ज़्यादा यूज किया जाए, राइट। इन सर्टेन इक्विवेलेंट अप्रोच एडजस्ट कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड एट, तो जिससे जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या है, जो एडजस्ट करता है कैश फ्लो को, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हर्डल रेट, ये रिस्क फ्री रेट। तो रिस्क फ्री रेट से आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आपको मिल रहा हो 8% और प्राइवेट से मिल रहा हो भी 8%, तो क्या आप प्राइवेट में कभी इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब प्राइवेट में 10% मिलेगा तो आप तुलना इसी से कर रहे हो, चलो गवर्नमेंट 8% मिलता है, प्राइवेट में 10% मिलता है, 2% अल्लाह ज़्यादा के लिए रिस्क तो उठा ही सकते हैं, इसलिए इससे देखा जाता है। और रिस्क फ्री रेट क्या होता है, जो गवर्नमेंट देती है उसी समझे रिस्क फ्री रेट है, राइट। नेक्स्ट है कंबाइंड लिवरेज, मैं कई बार बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई वाला जो आ जाएगा यही सही होगा, राइट, सिंपल एक लाइन। और इसको बताया था CEBIT, ओके, मल्टीप्लाई बाई EBIT डिवाइड बाई EBT, ओके। ये किसका फार्मूला है, ऑपरेटिंग लिवरेज का, और ये फार्मूला फाइनेंशियल लिवरेज का। तो ये कट जाएगा, ये और ये बच जाएगा, इसी का फार्मूला हो जाएगा इसका, ओके, सिंपल। नेक्स्ट, अरे सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टू रेफरेंस द कैपिटल बस्टिंग, क्या फिक्स नहीं, कैपिटल बस्टिंग रिलेटेड टू एसेट्स रिप्लेसमेंट डिसीजन, cost of capital is equal to minimum required return, existing investment in a project is not treated as a sunk cost, timing of cash flow is irrelevant, तो यहाँ सही है, existing relevance is project is not treated as a sunk cost, इसको sunk cost मीन्स विलुप्त, ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो गया, sunk cost मीन्स कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए जो आपको लगे कि ये तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, ओके, समाप्त हो गया, तो ये ऐसा नहीं है, राइट। इसको sunk cost कहता है डूबी हुई लागत, डूबी हुई लागत, तो ऐसा नहीं है कि डूबी हुई लागत है, राइट, इसलिए गलत हो जा रहा है। और टाइमिंग आपका एक्सप्लोर, सही बात है, टाइमिंग जरूरी है, आप 10 दिन बाद 9 नकद न 13 उधार, ओके, तो इसी का टाइमिंग का अर्थ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इक्वल होना चाहिए मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न के बाद, ये भी सही है। कैपिटल बजट रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, तो एसेट को रिप्लेस किया जाए, ये भी कैपिटल डिसीजन है, बजट है, राइट। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, ऑप्टिमम, तो ये आपका सही हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल। और ये किसके द्वारा दिया गया था, व्हिट मैन हैरिस, ओके, कब दिया गया था, 1913 में, इसको याद रखिएगा,
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के दिया गया है। जब आगे फार्मूला आएगा तो फार्मूला हम देखेंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? टू अट्रैक्ट एचआर इनटू ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करना भी काम है। टू डेवलप एंड मोटिवेट एचआर बेटर परफॉर्मेंस एचआर करें, जो मानव हैं उसके भी जरूरत है। टू हैव रिवार्ड एंड पनिश सिस्टम एचआर है, तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट इसका काम नहीं है, राइट। तीन से इंटीग्रेट द मेंटेन एचआर द ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटीग्रेट करना, मेंटेन करना कि लोग पर्याप्त रूप से कर्मचारी रहें, कार्मिक रहें, ये भी काम है, तो ये आपका सही हो जाएगा, राइट। गेट हायरिंग, व्हाट इज गेट हायरिंग? तो गेट हायरिंग के सिंपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए आप एमबीए किए और एमबीए करके गए कंपनी में, हमको जॉब दे दीजिए, उसी को गेट हायरिंग कहा जाता है, ओके। एक लाइन में आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, अब उसी को सोचना खोजना है इसमें सोचना सर्च करना है कहाँ है। टू सिलेक्ट पीपल हु अप्रोच ऑन द ओन एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यही सही हो गया। आगे दे देख लीजिए, टू सेलेक्ट पीपल हु आर रिकमेंडेड बाय द एम्प्लॉयज, नहीं, रिकमेंडेड जो एम्प्लॉय की गई है उसकी बात नहीं की जा रही है। टू सेलेक्ट पीपल फ्रॉम पब्लिक एम्प्लॉय एक्सचेंज, नो। टू सेलेक्ट पीपल सप्लाई बाय द लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे सप्लाई एम्प्लॉयर हैं उनकी बात नहीं हो रही है। पब्लिक एम्प्लॉय एक्सचेंज भी नहीं किया जा रहा है। रिकमेंडेड कोई एम्प्लॉय है रिकमेंड कर दे कि इनको रख लीजिए, ऐसा होता है, लेकिन उसको भी गेट हायरिंग नहीं किया जाता। गेट हायरिंग किसके लिए कहा जाता है? जो द सिलेक्ट पीपल हु अप्रोच ऑन देयर ओन फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो स्वयं जाएंगे रोजगार के लिए कि हमको नौकरी दीजिए और ऑर्गेनाइजेशन को दे दें, उसको गेट हायरिंग कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है मैचिंग इसेंशियल मैनेजर्स एंड इसेंशियल पोजीशन इन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ, तो क्या है? करियर साइकिल, सक्सेशन प्लानिंग, करियर स्ट्रेटजी, ये सक्सेशन प्लानिंग है। इसका मतलब क्या है कि मैनेजर और इसेंशियल मैनेजर पोजीशन जो दोनों को मैनेज करता है उसको सक्सेशन प्लानिंग कहता है, कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ रखिए ताकि जब वो व्यक्ति ना रहे तो उसका सक्सेसर हो जाए, उत्तराधिकारी हो जाए, तो इसीलिए होता है सक्सेशन प्लानिंग के अनुसार, राइट। जैसे अकाउंटेंट के भी साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट, मैनेजर के साथ जनरल मैनेजर क्यों होता है? उनके साथ असिस्टेंट करने के लिए, ओके। जैसे एसपी है तो डिप्टी एसपी है, ओके, असिस्टेंट करने के लिए, तो हो सकता है वो ना रहे तो डिप्टी एसपी काम करेगा उस दिन, इसी के लिए किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, टू बैरियर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल आर, क्या क्या बैरियर्स हैं जो इफेक्टिव अप्रेजल कर रहे हैं? तो मीन्स यदि मान लीजिए कोई कर्मचारी काम कर रहा है उसका मूल्यांकन करना है तो क्या क्या बैरियर्स आ सकता है, ओके। साइकोलॉजिकल ब्लॉक मैनेजर्स, ओके। फॉल्टी एजम्पशन ऑफ द पार्टीज कंसर्न, टेक्निकल फॉल्टी रिटन कम्युनिकेशन, तो ये फॉल्टी रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? फोर्थ पर हटा दीजिए तो ये आपका सही हो जाएगा, राइट। तो साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स ऑफ मैनेजर, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आती है। फॉल्टी एजम्पशन ऑफ द पार्टीज कंसर्न, पार्टी कंसर्न से फॉल्ट भी एजम्पन हो सकता है कि आप पहले सोच रही हो कि गलत है ये सब। टेक्निकल पिटफॉल्स ये भी आ सकता है। ये फॉल्टी रिटन कम्युनिकेशन का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है हु डेवलप बाय सिस्टम अप्रोच, जॉन डेवलप, ओके। जॉन डेवलप के द्वारा इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए सिस्टम अप्रोच दिया गया है। नेक्स्ट है 1992 बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस बाय एम नरसिंघम कमेटी रिपोर्ट, तो नरसिंघम कमेटी ने 1992 में बैंकिंग रेगुलेशन के संबंध में दिया था, ओके, सुधार के लिए, तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। पर्पज ऑफ एक्सटेंडेड रूरल बैंकिंग एग्रो बैलेंस इज नाबार्ड, नाबार्ड क्या है? डायरेक्टली लैंड एंड मॉनिटर रूरल बारोज, रिफाइनेंस द बैंक्स एग्जिस्टिंग रूरल फाइनेंस, रिफाइनेंस द रूरल बारोज ऑब्टेनिंग क्रेडिट फॉर बैंक, डायरेक्टली फाइनेंस टू, ये नाबार्ड क्या करता है? रीफाइनेंस द बैंक एक्सटेंडेड रूरल बैलेंस, रीफाइनेंस करता है। रीफाइनेंस क्यों कहता है? क्योंकि नाबार्ड को किसी दूसरे बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस मिलता है और उस फाइनेंस को रूरल ग्रामीण में दिया जाता है, इसलिए रीफाइनेंस शब्द यूज हो रहा है, राइट। रीफाइनेंस किया जा रहा है, और फाइनेंस किसके लिए होगा? जब नाबार्ड को मिल रहा होगा गवर्नमेंट से तो उसको फाइनेंस कहा जाएगा, ओके। नेक्स्ट है व्हेन आरबीआई ग्रांट्स लोन कमर्शियल बैंक्स एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट्स कॉल्ड, इसको क्या कहता है? बैंक रेट, ओके। देखिए कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक एक कर समझ लीजिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। बैंक रेट पहले समझिए, लोन दिया जाएगा सिक्योरिटी पर है, इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्काउंट रेट क्या है तो ये बैंक रेट को ही डिस्काउंट रेट कहा जाता है। तो ये कोई सिक्योरिटी को डिस्काउंट करा जाता है, लेकिन जो आरबीआई के पास सिक्योरिटी चली गई मान लीजिए तो सिक्योरिटी को सेल भी कर सकता है आरबीआई, अगर उसे पैसे कर सकता है पर सेल कर देगा कि चलिए ठीक है, ये एसबीआई ने मान लीजिए कि एसबीआई ने
एक आरबीआई को दिया सिक्योरिटी कि इस पर हमको लोन दे दीजिए, कहेगा ठीक है ले लीजिए, आरबीआई बैंक रेट से कहेगा ठीक है ले लीजिए। अब सिक्योरिटी देंगे क्योंकि लोन तो ऐसे मिलेगा नहीं बिना सिक्योरिटी के, जैसे आप लोन ले लेते घर का कागज से देते हैं ना, वैसे इनको भी देना है एसबीआई को भी। लेकिन आरबीआई क्या करेगा, इसको सेल भी कर सकता है दूसरे को भी, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कर सकता है सेल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या है, रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वह रेट है, इस पर भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, लेकिन इसका एक फुल फॉर्म है रेपो रेट का, ओके, री परचेज ऑप्शन, ओके, इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब कि सिक्योरिटी यहाँ भी दी जाएगी, लोन यहाँ भी मिलेगा, इसी रेट पर मिलेगा, लेकिन ये बैंक एसबीआई बोलेगा कि देखिए सिक्योरिटी रखे रहिएगा, हम फिर आके खरीदेंगे, इसलिए तो रीपर्चेज कहा जा रहा है कि हम रीपर्चेज करेंगे, अभी मैं दे रहा हूँ आपको, सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा इसको परचेज करूंगा। तो ये कितने दिन के, तो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है रेपो रेट, बहुत कम टाइम के लिए, 2 दिन 10 दिन के पैसे कर सकता है एसबीआई को चाहे किसी बैंक को। तो सिक्योरिटी दी, लोन ले ली वहाँ से, 10 दिन के इंटरेस्ट देकर फिर सिक्योरिटी को वापस कर लिया, ओके। जिसमें 10 करोड़ की उसके पास सिक्योरिटी थी, 10 करोड़ रुपये काम है, 10 करोड़ आरबीआई को दिया, 10 करोड़ लिया, 10 दिन काम किया, उसके बाद 10 करोड़ रुपया से काम किया, 10 करोड़ दे करके फिर सिक्योरिटी वापस कर लिया। तो जिस रेट, 10 दिन के तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा क्योंकि वापस कर रहे हैं, तो 10 करोड़ का जिस रेट पर लगेगा उसी को रेपो रेट कहा जाता है, राइट, रीपर्चेज ऑप्शन। और बैंक रेट में क्या होगा, वापस नहीं होगा, 10 करोड़ की सिक्योरिटी दे दिए तो मन कर लीजिए, मन कर मत लीजिए, आरबीआई दूसरे को दे देगा, ज़्यादा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो दोनों में यही डिफरेंस है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट जिस पे आरबीआई लोन ले बैंक से, उसको रिवर्स रेपो रेट कहता है, नाम से ही रिवर्स है, ओके। जैसे मान लीजिए कि सबका बाप कौन है, आरबीआई, और आरबीआई जो लोन ले लगे तो रिवर्स नहीं हो गया, आरबीआई को सबको लोन देना चाहिए ना, तो जब आरबीआई सबको लोन देगा तो रेपो रेट, आरबीआई स्वयं लोन लेने गए तो उस रेट को कहता है रिवर्स रेपो रेट, वो हमेशा कम ही होता है क्योंकि ज़्यादा थोड़ा लोन देगा, इंटरेस्ट ये ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि ये 4.25 है तो ये 4% ही होगा, ओके, क्योंकि ये तो आरबीआई को देना है तो कम रखेगा ही, ओके। नेक्स्ट है, ई बैंकिंग बिजनेस इसेंशियल रेगुलेटेड बाय द इन्फॉर्मल टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार होता है, अंडर विच पर्सनल सिग्नेचर इज रिप्लेस्ड बाय, तो जानते हैं उस समय नया क्वेश्चन होगा, लेकिन इस समय कोई भी कर सकता है, डिजिटल सिग्नेचर बहुत पॉपुलर है, डिजिटल सिग्नेचर आज जाते प्रमाण पत्र बनाते होंगे तो उसमें लिखा रहता है दिस इज ए डिजिटल सिग्नेचर नॉट अप्रूव्ड बाई एनी, ओके, इन ऑर्डर कंट्रोल इन्फ्लेशन इंश्योर स्टेबिलिटी इन मनी मार्केट। तो ऑर्डर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन क्या है, जब मुद्रा की मूल्य गिरने लगती है मार्केट में और वस्तु की मूल्य हाई होने लगता है, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। और ये अक्सर कब होता है, जब एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई हो जाती है, राइट, तो चाहे लोन के रूप में चाहे व्यक्ति के पास, तो भी। तो यहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी मनी मार्केट, द आरबीआई वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पूछा जा रहा है कि आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, जिसे इसमें कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंदर में काम करती है, नहीं। आरबीआई एक्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड कैन रिफ्यूज द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, ये इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, लेकिन उसके आदेश का पालन कर सकती है। जिससे मान लीजिए नोटबंदी करना था, रघुराम राजन जी थे, उन्होंने ना कर दिया, डायरेक्टर को रिफ्यूज कर दिया, नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्पीड से ग्रोथ कर रही है, इस पर डिस्क ब्रेक मत लगाइए, डिस्क ब्रेक तब लगाइए जब स्टेबल हो जाए। और देखिए वही हुआ, अभी तक आपको विश्वास नहीं होगा, 2016 से पहले की जो जीडीपी है, 8 साल 10 साल पहले की और 8-10 साल बाद की, कम से कम 2% का अंतर चल रहा है, कम क्यों चल रहा है, क्योंकि डिस्क ब्रेक लग चुका है नोटबंदी से, जीएसटी से, कोरोना से, और उसको रिकूप नहीं किया जा सकता है। अगर 10 साल पहले का ग्रोथ रेट जीडीपी का देखिए, 10 साल इस साल का देखिए, आपको अंतर आ जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि डिस्क ब्रेक, और देखिए उर्जित पटेल रिफ्यूज नहीं की, उसकी बात मान लिए, ओके। तो इससे क्या हुआ कि ये रिफ्यूज कर सकता है, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान रख रही है हमेशा। नेक्स्ट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ए प्रोजेक्ट इज कॉल्ड टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट देखिए रेफरेंस में आया था, उस टर्नकी प्रोजेक्ट को समझिए, जो भी यहाँ ऑप्शन होगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है। टर्नकी प्रोजेक्ट समझिए क्या है, व्हाट इज टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट का सिंपल मीन्स ये है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए कि आप ये बनाइए, बिल्डिंग, कोई मशीन, कोई ब्रिज, कोई रोड, कुछ भी, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, कुछ भी बनाइए, जब बन जाएगा तो ऑपरेट करने के लिए हमको दे दीजिएगा, ओके। इसको टर्नकी प्रोजेक्ट कहा जाता है।
मीन्स की से समझना है ना कि की ट्रांसफ़र की जा रही है, जब चलाना होगा उसको तो हम चलाएंगे, बनाइए आप चलाएंगे हम। ओके, जैसे मतलब हॉस्पिटल खूब बना बढ़िया सा विदेश कंपनी, जैसे मैंने हमेशा जैसे प्रयागराज, प्रयागराज में नैनी पुल है, नैनी पुल किसने बनाया? जापानीज कंपनी ने बनाई। जापानी कंपनी ने पूरा बनाया, बना करके की ले जाके सरकार को दे दिया, लीजिए और आप अपना चलाइए, हम जा रहे हैं। इसको टर्नकी प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो वो कौन सा प्रोजेक्ट में काम कर रहा होगा? टर्नकी प्रोजेक्ट। तो ऐसा हर जगह रोड है, कोई मान ली रोड तो प्राइवेट ही वसूलते हैं पैसा, लेकिन हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी कोई बन रही, यूनिवर्सिटी जानते हैं टेंडर तो प्राइवेट वाला ले रहा होगा, वो बनाएगा बढ़िया से, जब चालू होने होगा तो की दे देगा कि लीजिए अब चलाइए, हम चल रहे हैं। तो इसी को देखिए, द लाइसेंस एग्री टू कंस्ट्रक्ट टू एंटायर प्लांट हिज होम कंट्री एंड हैंड्स ओवर द की। यहाँ पर यही है, सही है। नेक्स्ट क्या है? द लाइसेंसर स्टार्ट ऑपरेशन एंड हैंड्स ओवर द की ऑफ द ऑपरेटिंग प्लांट टू द लाइसेंस। द लाइसेंस स्टार्ट द ऑपरेशन एंड द यूनाइट लाइसेंस एंड हैंड्स ओवर द की कंप्लीट टू रिमेनिंग वर्क। ओके, नेक्स्ट क्या है? द लाइसेंस एंड लाइसेंसी ज्वाइंट कैरी आउट द प्रोजेक्ट एंड एग्री। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? यहाँ पर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्यों हो रहा है इसको समझिए। द लाइसेंसी स्टार्ट ऑपरेशन, जो लाइसेंसर होता है स्टार्ट करता है हैंड ओवर द की हैंड ओवर की जाती है फॉर ऑपरेटिंग प्लांट टू द लाइसेंसी, लाइसेंसी को ऑपरेट करने के लिए हैंड ओवर कर देते कि इसी को कहा जाता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जहाँ पर आए उसको आप समझ लीजिएगा। तो जो मैं एग्जाम्पल बताया हूँ उस एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे तो टर्न की समझते रहेंगे। मैं इसीलिए एक एग्जाम्पल बता देता हूँ और एक एग्जाम्पल को उसको हमेशा याद रखेंगे, कभी आपको गलती नहीं होगी। पढ़ने का सबसे ईजी तरीका यही है कि जो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, जैसे गेट हायरिंग, तो ये समझिए कि हम कंपनी में जाए काम मांगेंगे, वहीं गेट हायरिंग है। ऐसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? वर्ल्ड बैंक। सॉफ्ट लोन विंडोज कौन है? आईडीए। जिनेवा में क्या हुआ था? डब्ल्यूटीओ। लोन प्राइवेट सेक्टर को आईएफसी। ओके, आप जानते हैं डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995, वर्ल्ड बैंक 90, ये सब 44 वाले हैं, आईएफसी 1956, आईडीए 1960। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, राइट, और मैच यही करा लीजिएगा। नेक्स्ट है द मेंबर नेशन कंसिस्टेंटली फाइंडिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेंबर नेशन consistently finding balance of payment crisis may approach the World Bank seeking financial accommodation to meeting the crisis। तो सिंपल सी बात समझिए कि बीओपी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट से, ये कौन देखेगा? एक शब्द में ध्यान रखिए, आईएमएफ, राइट। क्योंकि इसका काम आईएमएफ का यही है ही कि जो एक देश का दूसरे देश से कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जा रही है, कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो आप इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया जा रहा है द मेंबर नेशन एक्चुअली फाइंडिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में अप्रोचेज वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक को अप्रोच नहीं करते हैं, ये आईएमएफ को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन होता वर्ल्ड बैंक की जगह पे आईएमएफ, ओके, तो ये सही हो जाता है, ऐसा गलत हो गया ये। नेक्स्ट, द मेंबर नेशन फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैन अप्रोच द आईएमएफ सीकिंग रिड्यूसल द बीओपी क्राइसिस। देखिए आईएमएफ आ गया ना, देखिए ये सही हो गया जो मैं आगे बता भी रहा था अभी। तो इस तरह से इसको सही कर लेंगे, एसर्शन को गलत कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्या होता है? जो गुड्स है, गुड्स का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ओके, या विजिबल जो दिखाई दे रही है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस ट्रेड कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है। ओके, अब देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या होगा? बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, ये सही हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ आता है। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें और फार्मूला है, एक के साथ कई फार्मूला आप पढ़ सकते हैं, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल, ये क्या है? विजिबल, गुड्स विजिबल होती है ना, ओके, तो यहाँ गुड्स की जगह विजिबल भी हो सकता है, और सर्विस इनविजिबल होती है, यहाँ पर सर्विस भी हो सकता है, ओके, सर्विस भी। तो गुड्स विजिबल दे, इनविजिबल दे, गुड्स दे, सर्विस दे, सेम बात कही जा रही है। और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है
और फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है तो इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओके, सॉरी इससे पहले एक चीज था, ध्यान से उतर गया, इसको क्या कहा जाता है, इसको बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ओके, ये डिफिनेशन है इसी का है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका है, गुड्स एक्सपोर्ट एंड गुड्स इंपोर्ट। जब इसमें सर्विस ऐड हो जाए, जैसे इसमें देखिए इंडिविजुअल में सर्विस होता है कि नहीं, सर्विस, तो सर्विस जब ऐड हो जाए तो ये बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हो जाता है, राइट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में सेवा और गुड्स का कितना निर्यात हुआ, कितना आयात हुआ, इसको देखेंगे। और फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो माइनस फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, ये बैलेंस ऑफ कैपिटल है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या है, तो इसका मतलब ये है। ओके, और ये कोई नहीं है, प्लस लग गया है तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर दोनों चीज ध्यान रखिएगा कि ये इसका है और ये इसका है, डिफिनेशन दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट चूजन ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी के लिए क्या होता है, देखिए इसको कई बार बता चुका है, फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट, जानते हैं स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड जैसे आईएफसी कोड होता है। ओके, आईएफसी कोड सुने होंगे ना, तो जो सब समझिए कि इंडिया में सेल करने के लिए जरूरी है, कोई पैसा आप सेंड करेंगे तो आईएफसी की जरूरत पड़ती है ना, कोड की, इंडिया में सेंड करना हो कहीं से, जानता है आईएफसी कोड मंगाता है, आईएफसी कोड बताइए, और वर्ल्ड लेवल पर इसकी जरूरत पड़ती है, सिंपल। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लास को पढ़ा। आई थिंक आप लोगों को लेक्चर ये पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो क्लास तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।